ये नक्शा है जनाब स्पीकर, अमेरिका ने छापा है 2006 में। ये हर भाई को देखना चाहिए जनाब स्पीकर। ये बड़ी वो कहते हैं कि दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए इथनिसिटी की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे सारी अरब दुनिया को उन्होंने शिया सुन्नी बुनियाद पे तकसीम किया। सारी अरब दुनिया को शिया सुन्नी बुनियाद पे तकसीम किया। सऊदी अरब सिर्फ 2 शहरों पे मुश्तमिल रह गया है, मदीना मुनव्वरा और काबा। आज़ाद कुर्दिस्तान, आज़ाद बलूचिस्तान, पाकिस्तान सिर्फ सिंध और पंजाब रह गए। ये इलाका अफगानिस्तान, ये इलाका जिस तरह खैरात की रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उनका इरादा ये है जनाब। क्या इतनी बड़ी जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो सर्व करने वाली रियासत को या रियासतों को, अफगानिस्तान कुछ भी हो लेकिन उसको तोड़ के, पाकिस्तान को तोड़ के, ईरान को तोड़ के, इन तीनों को एक बलूक रियासत बनाना यूएसए के लिए कितना मुश्किल होगा, जबकि वर्सेस उसके कि जो एक बनी बनाई रियासत यूएसए के जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस खित्ते में सर्व कर रही हो, एक बनी बनाई कुव्वत को डिस्टर्ब करके, क्या वो रियासत कितनी, क्या ग्रेटर बलूचिस्तान वाली रियासत इस खित्ते में उतनी मजबूत होगी? प्रॉक्सीज हमेशा दुनिया में बड़े पावर्स जो उनको फंड करते हैं उनकी हाथों इस्तेमाल होती हैं। प्रॉक्सीज आर जस्ट काइंड ऑफ हैंडीकेप्स, वो सिर्फ इस्तेमाल होती हैं, उनका जब काम निकल जाता है वो कभी उसके कारआमद नहीं आती। ही हाल हुआ प्रॉक्सीज का सिविल वार्स इन इजिप्ट, सिविल वार्स इन सीरिया, सिविल वार इन इराक, सब में प्रॉक्सीज का यही हाल हुआ। बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान, क्या वाकई में बलूचिस्तान को जो है एक मुल्क की सूरत में ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जा रहा है? ये तीनों ममालिक, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सरहदें तोड़कर ग्रेटर बलूचिस्तान का मंसूबा, ये मिथ है या ये रियलिटी है? और इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, ग्रेटर बलूचिस्तान के मंसूबे से एक पैरेलल वर्ड और भी सुनने को मिलता है, वो है ग्रेटर कुर्दिस्तान। ये किसी ज़माने में सिविलाइजेशन स्टेट्स हुआ करती थी। सिविलाइजेशन स्टेट का जवाल तब हुआ जब रिकॉलोनियल रीसेटिंग स्टेट्स आ गई। मतलब वो स्टेट्स जो अपनी हिस्ट्री, कल्चर, तारीख, तमद्दुन के हवाले से कई हज़ारों सालों से एक अपनी बॉर्डर्स रखते थे, उनको कहते हैं सिविलाइजेशन स्टेट। जैसे किसी ज़माने में इंडस सिविलाइजेशन के बॉर्डर्स कश्मीर तक थे, तो वो एक सिविलाइजेशन स्टेट्स कहलाती थी, जो आज छुकड़ के सिंध कहलाता है। सिंध की जो बॉर्डर्स थे वो फिर रंजीत सिंह के बाद रीसेट हुए, तो वो रिकॉलोनियल जब स्टेट्स बनी, जिसको नेशन स्टेट्स भी कहा जाता है, तो वो उसके बाद वहाँ तक उनका हिस्सा हो गया। इस तरह से किसी ज़माने में ईरानियन पर्शियन जो सिविलाइजेशन स्टेट थी, वो किसी ज़माने में बहुत लंबा एक सिविलाइजेशन और कल्चर रखती थी। किसी ज़माने में मेसोपोटामिया, किसी ज़माने में अब बहुत सारी सिविलाइजेशन स्टेट्स थी जो जब कॉलोनाइजेशन हुई तो वो उन पे कब्ज़ा हो गया, लेकिन जब डीकॉलोनाइजेशन हुई तो वो उनके बॉर्डर्स जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासर हुए। उसमें बलूचिस्तान और कुर्द जो एक बड़े सिविलाइजेशन स्टेट्स रखते थे वो भी मुतासर हुए। कुर्द, इराक, ईरान, मिस्र और शाम और टर्की, ये एक मल्टी स्टेट्स के अंदर जो है उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। टर्किया, सीरिया, इजिप्ट, ईरान, इराक, ये 5 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कुर्द बसते हैं। वो शुरू से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अगर आपको ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाना है तो आपको ये 5 ममालिक की सरहदें तब्दील करनी होंगी। इसका मतलब ये है कि आप इन 5 ममालिक का जो है वो डिसइंटीग्रेशन करके ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाएंगे, जो कि आपको लगता है कि एक आइडियल सी चीज़ है। हाँ, अगर कोई बड़ी लेवल पे देखें, रिकॉलोनियल या रीबॉर्डरिंग हर साल के बाद एक सेंचुरी इफेक्ट के तौर पर ज़रूर ज़ाहिर होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेट वार। जैसे दुनिया ने 2 बड़ी जंगें देखी, जिसमें सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के नतीजे में दुनिया में बॉर्डर्स बने। इसी तरह से पहले भी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से पहले जब वो यूरोप में बड़ी वार्स चलती थी तो उसी के ज़माने में बड़े बॉर्डर्स बने। लेकिन अभी ज़माना कन्वेंशनल वार्स का नहीं है। वो जो कन्वेंशनल वार्स के नतीजे में बॉर्डर्स रीसेट होते थे 100 साल होने को है, लेकिन कोई भी अभी नया बॉर्डर नहीं बना, सिवाय यूगोस्लाविया जिसमें चेक और स्लोवाकिया की स्टेट्स बनी। इस तरह से कुछ जहाँ पे एक बड़े
जो जायंट्स बैठते हैं फिर फैसला करते हैं, लेकिन आपको एशिया में इस तरह का कोई और मिसाल नहीं मिलता। आप एक जहन अपना सवाल जहन में रखें कि क्या कोई इंटरनेशनली एक प्रायोरिटाइज मामला इतना कोई तरजीहात पे आ गया है कि पूरे 5 ममालिक की सरहदें चेंज करके, मतलब उनको कुर्दों को एक पूरा अपना ग्रेटर कुर्दिस्तान दिया जाएगा। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजिक डिटेरेंस है, थ्रेट है जो इजराइल इस रीजन में इन सारी 5 कंट्रीज़ को थ्रेटन करने के लिए इस्तेमाल करता है। आइए आते हैं बलूचिस्तान के मामले पर। बलूचिस्तान का मामला भी कुछ ऐसा ही है। बलूचिस्तान एज अ पैरेलल टू कुर्द्स, लाइक बलूच नेशन, जो ट्राइबल या एथनिक जो ग्रुप्स हैं वो भी 3 ममालिक के में रहते हैं। ईरान, सिस्तान कहते हैं उसको, और उसके बाद जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ये 3 ऐसे ममालिक हैं जिसमें बलूच एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान में 1948 के बाद जो ऑपरेशन हुआ, फिर नौरोज़ ख़ान का मसला हुआ, उसके बाद फिर 1970 में भुट्टो साहब के दौर में बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद जो पॉलिटिकल डिप्रीवेशंस और वहाँ पे रिसोर्सेज, मिनरल्स और बाकी जो इंटरेस्ट है, तो बलूचिस्तान शुरू से एक जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का हामिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने थ्रू आउट जो उनके साथ ट्रीटमेंट बरताई है, वो उसी की वजह से बलूचिस्तान में सियासी जो एहसास महरूमी है वो थ्रू आउट बढ़ती जा रही है। 26 अगस्त 2006 में अकबर बुगटी का कत्ल होता है। अकबर बुगटी के बाद फिर वो जो मामला मिसिंग पर्सनस, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ़ तहरीकें, मुख्तलिफ़ फ्रंट्स, मुख्तलिफ़ आर्मीज़ लिबरेशन वो जन्म लेती हैं और एक प्रॉक्सीज़ का सेंटर बन जाता है बलूचिस्तान। आज बलूचिस्तान की हालत ये है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल वैक्यूम है इतना बढ़ गया है, तो फिर जो उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अभी अख्तर महंगल साहब की 17 महीने के बाद उनकी इस्तीफ़ा मंजूर की गई, और फिर वो जो वहाँ पे उनका कहना ये है कि आप बलूचिस्तान का जो रियल पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और उनके जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स पे भी उनको आप दें, ताकि वो जो बलूचिस्तान के साथ जो महरूमी वाला मामला है वो दूर हो जाए। उसको लेते हुए अभी रिसेंट एक तकरीर की अपोजिशन लीडर ममून खान अचकज़ई ने नेशनल असम्बली में उन्होंने कहा कि 2006 में जो यूएस ने नक्शा ज़ाहिर किया था वो ग्रेटर बलूचिस्तान और ग्रेटर कुर्दिस्तान का मामला है। अब आपको लगता है वही कुर्दिस्तान वाली बात है कि डू यू थिंक रियली कि जो बलूचिस्तान का मामला भी 3 यकमुश्त मुल्कों को तोड़ के जो है वो क्या वाकई में बलूचिस्तान बनाया जाएगा, या पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान है उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा? आज हम इसी तनाजुर में इसी को लेके डिस्कस करेंगे। कुछ जो फैक्टर्स हैं, कुछ जो मामला आते हैं। देखें, बलूचिस्तान का मामला समझने के लिए आपको ग्रेट गेम, स्ट्रेटेजिक गेम जो किसी ज़माने में इस रीजन में ब्रिटिश, रशिया के बीच में चलती हुई आ रही थी, जर्मनी और फ्रांस के बीच में चलती हुई आ रही थी प्री कॉलोनियल एरा के दौरान, वो अब ग्रेट गेम, स्ट्रेटेजिक गेम इस खित्ते में यूएस खेल रहा है। यूएस की इस खित्ते में थ्रू आउट 100 ईयर्स एक स्ट्रेटेजिक गेम को समझना लाजमी है। अब अगर रिसेंटली देखेंगे तो आप जो यूएस कांग्रेस को फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कापर ने वहाँ पे कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो है एक तो काउंटर टेररिज्म। ग्रेटर बलूचिस्तान के बनने की पॉसिबिलिटी को हम आज जिन तनाजुर में देखते हैं वो बुनियादी जो फैक्टर्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो यह है पाकिस्तान रिलेवेंस फॉर द यूएस, कि पाकिस्तान की रियासत इस खित्ते में ख़ास करके साउथ एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न मिडिल ईस्ट एशिया में जो यूएसए की पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान यूएसए के लिए आज भी एक जो मिलिटरीली न्यूक्लियर स्टेट और स्ट्रॉन्ग एक स्टेट है, वो रियासत, एक मजबूत रियासत पाकिस्तान की यूएसए के लिए कितनी कारआमद और कितनी रेलेवेंट है, पहले तो ये समझें।
दूसरा ये है कि जो ग्रेट गेम ऑफ वेस्टेड जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ यूएस है। ग्रेट गेम ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक यूएस इंटरेस्ट इस खित्ते में, उसको समझने की कोशिश करें। और जो तीसरा फैक्टर है वह है बैलेंस ऑफ पावर इन दिस रीजन। बैलेंस ऑफ पावर एक इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी है कि कितने बड़े जो ग्रेट पावर्स होते हैं वो इस खित्ते में या किसी भी खित्ते में किस तरह से पावर को बैलेंस रखते हैं, मुख्तलिफ कुव्वतों को लेके चलते हैं। अगर इन तीन फैक्टर्स को आप समझेंगे तो आपको ग्रेटर बलूचिस्तान या ग्रेटर कुर्दिस्तान के बनने की जो हकीकत और ख्याली जो सूरत है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो आइए पहले नुक्ते को समझते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते में यूएसए के लिए कितना स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिकली रिलेवेंट है। अगर जियो स्ट्रेटेजिकली हम बात करें तो अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो पाकिस्तान एक गेटवे है यूएसए के लिए, एक कस्टोडियन है यूएसए के लिए, एक वॉच डॉग है यूएसए के लिए। कैसे? पहले तो जब हम बात करेंगे इंडिया को एक साइड पर, जब बैलेंस ऑफ पावर वाले तनाजुर में जब हम आएंगे बात करेंगे, तो उसमें आपको इंडिया का भी मैं समझा दूंगा कि इंडिया के लिए किस तरह से यूएसए दरवाजे खोल रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रीडम दे रहा है वो अब आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक जगह पर उसकी साइड में उसने एक चेक के लिए एक बिठाया हुआ है अपना कस्टोडियन, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ चेक ऑन इंडिया फॉर द सेक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। और दूसरा, अब जब देखेंगे तो चाइना की जितनी भी इस खित्ते में पॉलिसी है उसको इंडिकेटर के तौर पर पाकिस्तान को यूएसए इस्तेमाल करता है। चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी में पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है। सीपेक बड़ा मंसूबा था, गेम चेंजर इस रीजन में था, अब कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि चाइना को ला के उन्होंने ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद वो मंसूबा एक मतलब अभी इतना डंप हो चुका है। तो चाइना की जो एक इकोनॉमिक ब्लो था उस चाइना अब मतलब नहीं है वो, जो क्योंकि चाइना हैज़ अ ड्रास्टिक, हाँ पाकिस्तान का उस पर ऊपर बर्डन आएगा, लेकिन वो जो चाइना की उड़ान थी इस रीजन में गेम चेंजर के तौर पर चाइना उस प्रोसेस को OBI वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला जो मामला था उसको लेके आया था, लेकिन वो भी उसमें भी पाकिस्तान का अहम किरदार है। तो ये हम साउथ एशिया की बात कर रहे थे। दूसरा स्ट्रेटेजिकली, अच्छा जियो इकोनॉमिकली इस साउथ एशिया में पार्टनर है। जिस तरह से आपको जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का साथ जो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो पाउल कापुर के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हमारे दो हैं। काउंटर टेररिज्म तो जियो स्ट्रेटेजिक मैंने बता दिया, लेकिन जियो इकोनॉमिक एक्सेस टू द क्रिटिकल मिनरल्स। दुनिया अभी एक ग्लोबल कंपटीशन में दाखिल हो चुकी है, ग्लोबल कंपटीशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो लिथियम है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिसको आरीज कहा जाता है, वो कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल होते, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, पावर स्टोरेज हो गए। ये दुनिया पेट्रो इंडस्ट्री जो है इज़ नाउ शिफ्टिंग टू द सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की तरफ जा रही है। तो उसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, आरीज जिसको कहते हैं, लिथियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये इनका होना, ये क्रिटिकल मिनरल्स कहे जाते हैं, उसके तरफ एक्सेस होने कोई दुनिया की ताकत जो है वो उस पर इन्हिसार होगा। तो वो पाकिस्तान इज ओपनली वेलकमिंग द यूएस एक्सेस टू द मिनरल्स सेम एज द चाइनाज, बट यूएसए के लिए पाकिस्तान एक बहुत अहम उस हवाले से भी एक अहमियत रखता है। तो जियो इकोनॉमिकली साउथ एशिया की बात कर ली। आ जाए वेस्ट पे, तो वेस्ट और मिडिल ईस्ट के हवाले से पाकिस्तान एक्ट्स एज अ कस्टोडियन एज सिमिलरली फॉर द चाइना, ईरान के लिए ऑन द चेक। ईरान को किसी भी हवाले से पाकिस्तान यूएसए के ब्लॉक से कहीं नहीं जाके जो है वो ईरान के साथ खड़ा होगा। हाँ, कहीं पे भी हवाले से डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान
ऑफ कोर्स ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन जब टाइम आएगा कि आप फैसला कर लें तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स विल बी इन द ब्लॉक ऑफ द यूएसए और ऑलरेडी इन है। उस हवाले से मिडिल ईस्ट में बोर्ड ऑफ पीस साइन हो जा रहा है, गजा प्लान ऑन द रोड है। अभी इस महीने मीटिंग हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुल्लम खुला ये ऐलान करेंगे कि हमें किस तरह से प्लान प्रोसीड करना है, गजा प्लान और वो डीवेपनाइजेशन ऑफ हमास, और उसको लेके जो मिडिल ईस्ट में जो अलाइज हैं, पाकिस्तान सऊदी अरबिया का अलाय है और वो यूएई और इज़राइल के तनाजुर में जो गेम होगी उसका पाकिस्तान बड़ा पार्ट होगा और वो यूएसए के ब्लॉक से कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक रिलेवेंस है वेस्ट और मिडिल ईस्ट में। आ जाए सेंट्रल एशिया पे। सेंट्रल एशिया में ऑलरेडी पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले कर चुका है कोल्ड वार के दौरान एंड द फॉल ऑफ यूएसएसआर। ये खुल्लम खुला तारीख में अब रोल ऑफ पाकिस्तान इन द फॉल ऑफ यूएसएसआर एक खुला वाजे है। आज आप जी अगर पाकिस्तान के बीच में जो हर्डल है वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, जिसको वो काउंटर टेररिज्म के तहत और बाकी मामला के तहत डील कर रहा है, उसमें यूएस भी उनके साथ है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट में पाकिस्तान के ज़रिए जो इन्फ्लुएंस होगा यूएस का, इवन डायरेक्ट भी, विल इरिटेट द रशिया को वो चेक रखने के लिए वही पुराना फार्मूला जो कोल्ड वार में हुआ था। तो वो पाकिस्तान की अब ये जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक रिलेवेंस मैंने तीनों फ्रंट्स पे बता दी। आजा ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके तहत जो है यूएसए पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करता है। पहला तो काउंटर टेररिज्म में उनकी मदद, दूसरा मॉनेटरी बेनिफिट्स। इंटरनेशनल जो मॉनेटरी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वो अब आप आज भी यूएसए के इन्फ्लुएंस में हैं, जो पाकिस्तान को बड़े इकोनॉमिक बेल आउट करता है, वो इसी तरह से चाइना नहीं करता। और दूसरा इसी वजह से जो बड़ी कंपनीज भी हैं जो मिनरल्स में इन्वेस्ट करती हैं, जो पाकिस्तान की पावर एलीट है, उनकी इंक्लाइनेशन इसी वजह से यूएसए की तरफ बहुत ज़्यादा है दैन द चाइना। और इवन जो पाकिस्तान की 90% पावर एलीट है, उनके अपने बिजनेसेस, उनकी अपनी जो फ्यूचर की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, प्लान्स हैं, वो यूएसए की तरफ हैं। चाइना में पाकिस्तान की पावर एलीट की इतनी ना इमिग्रेशन का रेशो है, नहीं पाकिस्तानी जा रहे हैं, लेकिन उतना रेशो आज भी नहीं है। अगर आपको अगर मैं सवाल करता हूँ कि आज भी अगर आपको 2 पासपोर्ट सामने रख दिया जाए, चाइना वर्सेस यूएसए, तो आप ऑफकोर्स यूएसए पिक करेंगे। तो ये जो इंक्लाइनेशन है ऑफ द पाकिस्तान पावर एलीट टू द यूएसए, ये भी आपको ऑफकोर्स लगती है कि पाकिस्तान यूएसए से कभी बाहर नहीं जाएगा। और इसी तरह से अब आते हैं जो ग्रेट गेम ऑफ स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक वेस्टेड इंटरेस्ट इस खत्ते में यूएसए के, वो ये हैं कि एक तो इस सारे खत्ते में, ख़ास करके एशिया में, किसी रीजनल और पावर को उभरने नहीं देना। जो यूएसए मेंटेन कर रहा है बैलेंस ऑफ पावर के तौर पर। आप देख रहे हैं कुछ एक साइड पे यूएसए इंडिया के साथ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ट्रेड डील्स कर रहा है, जो कि वो कह रहा है कि आप एक हद तक भले एक रीजनल जो ग्रोइंग इकोनॉमी आपका राइट है, आप उभरें फॉर द काउंटर पार्ट्स ऑफ द चाइना। दूसरी साइड पर वो यूएसए पाकिस्तान को भी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू चेक ऑन द इंडिया। और इसी तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो चाइना के साथ भी यूएसए किसी न किसी तरह से इंगेज है। इसमें कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर। अब अगर आपको मैं ये बता दूं कि जिस टाइम ये इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ था, या इवन जो बलूचिस्तान में जो हमले हुए थे 31 ऑफ जनवरी को, या जिस टाइम कंटेम्परेली या साइमल्टेनियसली जो पाउल कपोर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाशिंगटन में कांग्रेस को ये ब्रीफिंग दे रहे थे, उसी टाइम असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन मार्क पोमरे यहाँ मोहसिन नकवी के साथ उसी मामला मतलब वो पे डिस्कस कर रहे थे। और देखें इसमें अब ये कहीं अच्छा फिर तो सवाल बनता है कि जो प्रॉक्सीज इतनी बढ़ गई हैं बलूचिस्तान में, उनका क्या रीज़न है। एक तो आप बैलेंस ऑफ पावर के तनाजुर में भी देख सकते हैं कि शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी रियासत को यूएसए इस मामलात पर टेबल पे बिठाने के लिए एक डिटेरेंस भी हो, थ्रेट भी हो, शायद वो प्रॉक्सीज जो चल रही हैं उनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी हो।
दूसरी साइड पे जो इंडियन साइड कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इंडिया एंड पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी वार्स हैं वो ऑन द पीक है। मतलब और इसी मतलब जब ये मिनरल्स पे मामला चल रहे थे उसी टाइम यहाँ बलूचिस्तान में हमला होना, ये इस बात का डायरेक्ट मैसेज था वहाँ जो कुव्वतें लड़ रही हैं उनका, कि ये जो मामलात हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है। जो एक्सेस टू द मिलिट्री है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के बस में नहीं है। आपको हमसे बात करनी होगी, या वो इस तरह का मैसेज देने के लिए जब वो मार्क पुमराय जो इधर थे तो वो उसको भी ये मैसेज देना था असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि भाई आप हमसे बात करें। इस्लामाबाद में ब्लास्ट का होना ये शायद इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान स्टेट या उनके साथ जो मामलात करने वाले यूएस के साथ भी ये मैसेज हो कि आप हमसे बात करें। लेकिन इसको आप डायरेक्ट ग्रेटर बलूचिस्तान तक नहीं लेके जा सकते। तो देखते हैं कि अब आप बात मैं वही कर रहा हूँ कि क्या इतनी बड़ी जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो सर्व करने वाली रियासत को या रियासतों को, अफ़गानिस्तान कुछ भी हो लेकिन उसको तोड़ के, पाकिस्तान को तोड़ के, ईरान को तोड़ के, इन तीनों को एक बलूक रियासत बनाना यूएसए के लिए कितना मुश्किल होगा, जबकि वर्सेस उसके कि जो एक बनी बनाई रियासत यूएसए के जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस खित्ते में सर्व कर रही हो, एक बनी बनाई कुव्वत को डिस्टर्ब करके, क्या वो रियासत कितनी, क्या ग्रेटर बलूचिस्तान वाली रियासत इस खित्ते में उतनी मजबूत होगी? हाँ, ये है कि आगे चल के जो बैलेंस ऑफ पावर फार्मूले के तहत, हाँ, पाकिस्तान अगर यूएसए के हाथों से बाहर निकल जाता है, क्या ये अंदेशा है क्या? अच्छा, दूसरी बात, जो वहाँ जो मिनरल्स निकालने के लिए जो कंपनीज आएंगी, क्या उनके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना ताउन नहीं करेंगी? तो वहाँ पे जो बलूचिस्तान की रियासत है वो उनके साथ, और तो वो कितना मुश्किल होगा उन कंपनीज के लिए उन प्रॉक्सीज़ की सूरत में वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, के इंस्टेबल माहौल में इन्वेस्टमेंट करना। क्या मतलब बलूचिस्तान की रियासत बनते ही जो है वो तरक्की के राहों पे गामजन हो जाएगी? जैसे इट्स टोटली मैथ। अब इसके बारे में, क्योंकि प्रॉक्सीज़ हमेशा दुनिया में बड़े पावर्स जो उनको फंड करते हैं उनकी हाथों इस्तेमाल होती हैं। प्रॉक्सीज़ आर जस्ट काइंड ऑफ हैंडीकेप्स, वो सिर्फ इस्तेमाल होती हैं, उनका जब काम निकल जाता है वो कभी उसके कारआमद नहीं आती। यही हाल हुआ प्रॉक्सीज़ का सिविल वार्स इन इजिप्ट, सिविल वार्स इन सीरिया, सिविल वार इन इराक, सब में प्रॉक्सीज़ का यही हाल हुआ। तो बलूचिस्तान में जो लड़ने वाली प्रॉक्सीज़ हैं उनको इतना यूएसए अहमियत दे देगा, या इंटरनेशनली इतनी बड़ी बॉर्डर रीसेटिंग का टाइम आ जाएगा कि वहाँ पे मतलब वहाँ 5 मुल्कों को निकाल के ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाया जाएगा और यहाँ पे 3 मुल्कों की सरहदों को तब्दील करके ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जाएगा। इट सीम्स लाइक मिथ। लेकिन जो हकीकत वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेट रियासत की जो अप्रोच टुवर्ड बलूचिस्तान वो यूएसए सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। वो अब इंटरनल जो उनके जो अपने जो एक पार्ट, जिस तरह से एक अटूट पार्ट भी कहा जाता है बलूचिस्तान है, तो वो एक लोकल सेंट्रिक, या उसको ये कह दें कि पाकिस्तान का एक जो अपना जो पाकिस्तान सेंट्रिक होनी चाहिए, कि पाकिस्तान के मफादात को देख के यही रिलायबल अप्रोच हम अफ़गानिस्तान की तरफ भी कर सकते हैं, कि जो अप्रोच है अफ़गानिस्तान में वो यूएसए सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, जो कि ख्याली लगता है। क्योंकि अगर आप यूएसए सेंट्रिक नहीं करेंगे तो यूएसए उनसे खुद वाज़े हो जाएगा। इसी जो है चीज़ को बैलेंस करने के लिए शायद वहाँ प्रॉक्सीज़ जो लड़ रही हैं उनको यूएसए की भी सपोर्ट हो। तो लेकिन अभी तक ये सिर्फ मिथ लगता है। ये सिविल वार्स और प्रॉक्सीज़ सिर्फ इस खित्ते में उस ग्रेट गेम ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जो है वो लगता है, नतीजा लगता है। हाँ, जब तक इस खित्ते में ग्रेट गेम ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट चलती रहेगी यूएसए की, ये बैलेंस ऑफ पावर ऑफ थ्योरी के तहत इस सारे खित्ते में इस तरह की डिस्टेबिलिटी चलती रहेगी। हाँ, फिर भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है कि हम अपने लोगों से बात करें और उनको अपने तरफ ले आएँ, पॉलिटिकल वैक्यूम ख़त्म करें। पॉलिटिकल रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
उनको आगे ले आएँ। यही हल है बलूचिस्तान और अफ़गान मामलात का। वरना अगर हम आलमी क़ुव्वतों के हाथों में खेलते रहेंगे तो इस तरह की थ्योरीज़ और इस तरह के ख़यालात और इस तरह के डिस्टेबिलिटी और इस तरह के जो अमन अमान के हालात हैं वो पैदा होते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऑफ कोर्स योर कमेंट्स विल बी रियली वैल्यूएबल एंड वर्थी। एंड मिलते हैं किसी एक नए इम्पोर्टेंट वीलॉग के साथ। थैंक यू सो मच।